हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन को। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और उसके टाइप्स को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन हम लोगों ने जैसा समझा था कि फ्रिक्शन इज द इनविजिबल फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज इंटेंशन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन एक इनविजिबल फोर्स है जो कि इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन जो होगा वो कॉमन टेंजेंट के अलोंग लगेगा, अपोजिट इंटेंशन ऑफ मोशन। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो हम लोग लॉज पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है? तो पहला लॉ ये है, ठीक है, पहला लॉ ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट लगेगा किसके? इंटेंशन ऑफ मोशन। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं, मैंने पहले इसके प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है, ठीक है, कि फ्रिक्शन किस चीज़ को अपोज करता है? इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। पहला लॉ ये है कि इट अपोजेज, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, पहला लॉ ये है कि फ्रिक्शन अपोजेज intention of motion, intention of motion, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है? तो दूसरा लॉ ये है कि ये जब भी अपोज तो करेगा लेकिन किस लाइन के अलोंग अपोज करेगा? तो ये अपोज करता है कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो लाइन होगा वो कौन सा होगा? ये कॉमन टेंजेंट, ये इसी को कह रहे हैं कॉमन टेंजेंट, और ये इसके अपोजिट है, ठीक है। तो दूसरा जो लॉ है वो क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट अपोजेस, इट एक्ट्स अलोंग, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग, friction acts along common tangent of the two surface, common tangent of the two surface, दो सरफेस के बीच में जो कॉमन टेंजेंट होगा उसके अलोंग लगेगा। तीसरा लॉ क्या कहता है? तो तीसरा लॉ ये कहता है कि, तीसरा लॉ क्या कह रहा है? देखिए, जैसे अगर हम मान लें कि ये सरफेस है और ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है, तो अब इसके पास टोटल कितने सरफेस हैं, कितने साइड्स हैं? तो एक हो गया ये साइड 1, साइड 2, साइड 3 और ये है साइड 4। अब आप बताएं कि ये इस चार साइड में से कितना साइड इस ग्राउंड के कांटेक्ट में, ये ग्राउंड है, कितना साइड इस ग्राउंड के कांटेक्ट में? तो सिर्फ ये वाला कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में नहीं है, ये भी कांटेक्ट में नहीं है, ये भी कांटेक्ट में नहीं। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किस चीज के? जो कांटेक्ट में नहीं है उसके। वो डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे? कि कौन सा सरफेस कांटेक्ट में। मतलब ये है कि तीसरा लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ उस सरफेस पर डिपेंड करेगा जो कि कांटेक्ट में है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा जो कि कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो तीसरे लॉ को भी लिख लेते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, the surfaces in contact and independent of apparent contact of the surface, apparent contact of the
कांटेक्ट ऑफ द सरफेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा सरफेस कांटेक्ट में, डिपेंड करेगा कि कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है, और इंडिपेंडेंट होगा अपेरेंट कांटेक्ट। अपेरेंट कहने का मतलब कि जो कि कांटेक्ट में नहीं है। तो तीन लॉज हम लोगों ने समझे, क्या क्या है। पहला कि फ्रिक्शन इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है। दूसरा, फ्रिक्शन कॉमन टेंजेंट के अलोंग लगेगा, दो सरफेस के बीच में जो कॉमन टेंजेंट है उस पर लगेगा। तीसरा, फ्रिक्शन डिपेंड करेगा किस किस चीज पर, कि कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड करेगा, उसके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ना कि उसके लिए लगेगा जो कि कांटेक्ट में नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट होगा अपेरेंट कांटेक्ट के। अब चौथी चीज क्या है कि चौथी चीज यह है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन, चौथा लॉ क्या कहता है? चौथा लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उसका नेचर कैसा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक इस चीज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि नेचर, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसका नेचर किस तरह का। तो ये चार फ्रिक्शन है, चार लॉज हम लोगों ने समझ लिए, सिंपल है। अब जो पांचवा हम लोग समझेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर सारा कंसेप्ट है। पांचवा जो लॉ है वो क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन के, नॉर्मल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। ये है हमारा पांचवा लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपके घर में, ठीक है, आपके घर में एक टॉवेल ले लीजिए। ठीक है, टॉवेल को लेने के बाद टॉवेल ऐसे बिछा दीजिए, ठीक है, और फिर टॉवेल के ऊपर एक ईंट रख दीजिए और फिर उसे स्लाइड कराइए टाइल्स के ऊपर या अपने घर में जो फर्श है उसके ऊपर स्लाइड कराइए, तो आप इजीली स्लाइड करा लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि एक ईंट और रख दीजिए। पहले सिंगल ईंट था, सिंगल ब्रिक था, अब डबल ब्रिक हो गया, दो ईंट है, अब उसे स्लाइड कराइए। तो आप ये देखेंगे कि वो स्लाइड कराने में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही। अब क्या कीजिए कि तीसरा ईंट भी लेके उसके ऊपर रख दीजिए। अब जो आप स्लाइड कराएंगे तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हो क्या रहा है, आप स्लाइड करा रहे हैं इधर और आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वजन बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे पहले सिंगल ईंट, फिर डबल ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, तो एक मीनार टाइप का खड़ा हो रहा है। तो उससे हो ये रहा है कि आपको खींचने में परेशानी हो रही है, आपको स्लाइड कराने में परेशानी हो रही। तो ये परेशानी क्यों हो रही? इस वजह से, क्योंकि जब आप स्लाइड करा रहे हैं तो दो सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। अब जब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कि ईंट का वजन कितना है। आप सिंगल ईंट रखते हैं, आपको हल्का एफर्ट लगाइएगा, हो जाएगा। डबल ईंट रख दीजिए तो आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, फिर ट्रिपल ईंट रख दीजिए तो और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन पर। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हो ये रहा है कि ये फर्श है आपका, ठीक है, इस फर्श पर आपने क्या करा, एक ईंट रखा, ठीक है, आप इसे इधर फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, याद रखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, कॉमन टेंजेंट। तो दोनों के लिए जो कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब आप एक ईंट लगाकर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको मेहनत करना पड़ रहा है। फिर क्या करते हैं, आप एक और ईंट रख देते हैं, एक ईंट और इसके ऊपर रख दीजिए। फिर देखिए आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, फिर एक ईंट और रख दीजिए तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये नीचे लग रहा है mg, और इस mg को न्यूटन्स के लॉज में, थर्ड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ एक्शन वहाँ रिएक्शन। तो ये mg है,
तो इस mg को फिर ये mg इसमें और जुड़ जाएगा, फिर ये mg इसमें और जुड़ जाएगा, तो इस mg को कोई ना कोई बैलेंस करेगा, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रिएक्शन। और ये जो F है, F प्रोपोर्शनल R, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर डिपेंड कर रहा है। और R किसके बराबर, mg के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल किसके, mg के। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया, इक्वल भी कह सकते हैं, mg। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके इस रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और ये रिएक्शन किसके इक्वल है, mg के इक्वल। तो ये चीज समझ में आई आपको। एक केस और देख सकते हैं, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस आप ऐसा देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई स्लाइडर है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का वजन, ये स्लोप कितना है यहाँ पर, थीटा, ढलान कितना है, थीटा है। इस पर नीचे लगेगा mg, परपेंडिकुलरली होता है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड mg। अब यहाँ पर इसे जब हम, और नॉर्मल रिएक्शन, इसका नॉर्मल रिएक्शन ये होता है, रिएक्शन नॉर्मल ये होता है, तो इसे कोई ना कोई बैलेंस करेगा। कौन बैलेंस करेगा, तो इसके लिए हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस mg का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये जो थीटा है यही थीटा ये भी होगा, ठीक है। तो इस तरफ आएगा mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसका इंटेंशन ऑफ मोशन, इंटेंशन ऑफ मोशन इस तरफ है, नीचे की तरफ है, ये स्लाइड होगा, इस वजह से इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉमन टेंजेंट पे लगेगा। तो ये कॉमन टेंजेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है प्रोपोर्शनल R के, और R किसके इक्वल है, mg cos थीटा। तो F प्रोपोर्शनल हो गया mg cos थीटा, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल किसके हो गया, mg cos थीटा के, ठीक है। तो mg sin थीटा इसका एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है mg cos थीटा। तो ये एक दूसरा केस हम लोगों ने देखा, ये सेकंड केस। ये फर्स्ट केस आप कह सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस है कि इस वाले केस में F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, mg के इक्वल। दूसरे वाले में किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल। एक केस और देख सकते हैं, पहला केस जिसमें F प्रोपोर्शनल किसके, mg के। दूसरा केस जिसमें F प्रोपोर्शनल किसके, mg cos थीटा के। तीसरा जो केस है हमारे पास वो क्या है, देखिए, ये मेरे पास एक दीवार है और इस दीवार पर, ठीक है, इस दीवार पर ये कोई बॉक्स है। तो ये बॉक्स को, इस बॉक्स पर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स इधर है, ये बॉक्स गिरना किधर चाहता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा इस, ये नीचे की तरफ इसका mg, और इस बॉक्स का इंटेंशन ऑफ मोशन किधर होगा, तो इस बॉक्स का इंटेंशन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ होगा, इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे की तरफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉमन टेंजेंट इधर लगेगा। तो जब अप्लाइड फोर्स इधर है तो इसके जवाब में भी एक, ये अगर एक्शन है तो रिएक्शन मिलेगा इस तरफ। तो यहां पर F प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, R के। और R किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स। तो F प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स, ठीक है, F प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स। तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन कितने होंगे, 5 होंगे। पहला क्या है कि इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करेगा। दूसरा क्या है, कॉमन टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेगा। तीसरा क्या है कि ये कांटेक्ट में डिपेंड, जो सरफेस कांटेक्ट में उस पर डिपेंड करेगा, जो इंडिपेंडेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो कांटेक्ट में नहीं उन पर डिपेंड नहीं करेगा। और चौथा कि फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस पर। और पांचवा, फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। कैसे, ये टॉवेल वाले एग्जांपल को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर ये एक केस देखा जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg के बराबर है, एक्चुअली में R के बराबर है, और R का वैल्यू सिचुएशन के बेसिस पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर R का वैल्यू mg है, यहाँ पर R का वैल्यू mg cos थीटा है, और यहाँ पर R का वैल्यू अप्लाइड फोर्स है। तो सिचुएशन के बेसिस पर R के वैल्यूज चेंज होंगे। ये 3 केसेस हम लोगों ने देख लिया। तो ये था लॉज ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो जरूर बेशक कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डालें, और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।